Hello everyone, welcome to IDLS Academy। हमारे लेक्चर का टॉपिक है इंटरनल स्टोरेज एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, कंप्लेंट्स एंड प्रोडक्ट रिकॉल। ये दो टॉपिक्स हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल स्टोरेज के बारे में देखेंगे। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, इंटरनल स्टोरेज का प्रिंसिपल क्या है? So storage area should be designed that they are fit for purpose। इस तरीके से उनकी डिज़ाइन होनी चाहिए जहाँ पे प्रोडक्ट को स्टोर किया जाना है कि जिस पर्पज़ के लिए उनको बनाया जा रहा है उसके लिए वो फिट हों। एंड द लेआउट एंड मटेरियल्स यूज्ड अलाउ फॉर एप्रोप्रिएट एंड इफ़ेक्टिव क्लीनिंग। जो लेआउट है वहाँ का, जो मटेरियल यूज़ किए गए हैं वो ऐसे होने चाहिए ताकि उनकी प्रॉपर क्लीनिंग इफ़ेक्टिव हो, की जा सके, इजीली उसको किया जा सके। क्योंकि अगर क्लीनिंग ही नहीं प्रॉपर होगी तो स्टोरेज एरिया में कंटेमिनेशन हो जाएगा जो कि प्रोडक्ट को स्पॉइल कर सकता है। Storage procedures should be in place to prevent damage or deterioration of both premises and the materials contained therein। अगर जो स्टोरेज प्रोसीजर है इस तरीके के नहीं है कि वहाँ पे डैमेज हो सकता है, तब तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए इस तरीके के प्रोसीजर्स होने चाहिए जो कि किसी भी प्रकार के डैमेज को या प्रोडक्ट के डिटेरियोरेशन को प्रिवेंट कर सके। कुछ जनरल पॉइंट्स हैं इंटरनल स्टोरेज के बारे में। एक्सेस टू मटेरियल एंड प्रोडक्ट स्टोरेज एरिया should be restricted to personal working in those area and other authorized persons। जो मटेरियल्स हैं, जो प्रोडक्ट स्टोरेज एरियाज हैं, उनका एक्सेस कुछ ही लोगों को होना चाहिए, जो वर्किंग पर्सनल्स हैं या जो ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं। ये नहीं कि स्टोरेज एरिया में कोई भी चला गया, क्योंकि जो वहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं जो ऑथराइज्ड पर्सनल्स हैं उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर स्टरलाइज्ड जो प्रोसीजर होते हैं उनको उन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो उनके जाने से हार्म होने की बहुत कम चांस रहते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसे ही इंसान पहुंच जाता है जो ना तो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स उसने फॉलो किए हैं, ना कोई प्रोटोकॉल फॉलो किया है, तो वो बहुत चांसेस हैं कि वो वहाँ पे प्रोडक्ट का कंटेमिनेशन करा सकता है। Packaging, food ingredients and products, equipment and other items should all be stored in separate designated storage area। ऐसा नहीं है कि एक स्टोरेज एरिया बना लिया, सारी चीज़ें वहीं पे स्टोर हो गई। जो पैकेजिंग मटेरियल है, जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, जो रॉ मटेरियल है और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, सभी को स्टोर करने के लिए अलग अलग एरिया होना चाहिए, सेपरेट एरिया होना चाहिए। Materials and products should be stored in such a way that cleaning, the use of pest control material without risk of contamination, inspection and sampling, retention of delivery identity or batch identity, and effective stock rotation can be easily carried out। इस तरीके से मटेरियल्स को और प्रोडक्ट को स्टोर करना चाहिए ताकि वो इजीली क्लीनेबल हों, अच्छे से उनको क्लीन किया जा सके, वहाँ पे कोई पेस्ट कंट्रोल मटेरियल ना हो, रिस्क ना हो किसी भी कंटेमिनेशन का। इसके अलावा इंस्पेक्शन और सैम्पलिंग भी इजी हो। The quality control manager or a designate is responsible for developing and implementing appropriate monitoring procedures for temperature controlled storage area to ensure that the storage area is capable of maintaining the appropriate temperature profile during work activities। जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होते हैं या उनकी जगह पे जो भी अपॉइंट पर्सन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स डेवलप करे और उनको इम्प्लीमेंट कर पाए। इसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोल का भी बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन और प्रोडक्ट की जो लाइफ होती है वो डिपेंड करती है
कि उसको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिल रहा है या नहीं। Product that have been recalled or returned and batches that have been rejected for reworking or recovery of materials or disposals should be so marked and physically segregated, preferably in an entirely separate storage facility. ऐसे प्रोडक्ट जिनको रिकॉल किया गया है या जिनको रिटर्न कर दिया गया है कंज्यूमर्स के द्वारा, या फिर जिन चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया गया है वर्क के लिए, ऐसे मटेरियल्स को एक अलग ही एरिया में, पूरी तरीके से सेपरेट एरिया में स्टोर किया जाना चाहिए। Material deliveries and product batches temporarily quarantined pending the result of testing should be marked and suitably segregated, and effective organizational measures implemented to safeguard against unauthorized or accidental use of those materials or dispatch of those products. जिन मटेरियल की डिलीवरी होनी है या डिलीवरी कोई रिटर्न है, या तो उनको जो टेस्टिंग की जाती है उनकी डिलीवरी से पहले, उन टेस्टिंग से पहले उन प्रोडक्ट्स को क्वारंटाइंड करके रखना चाहिए, प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए और अच्छी तरीके से उनको दूसरे सेपरेट एरिया में रखना चाहिए ताकि कम से कम रिस्क हो वहाँ पे कंटेमिनेशन का। If a batch of finished product has to be temporarily stored unlabeled, अगर किसी भी finished product को अगर unlabeled store करना है टेम्परेरी तरीके से, या फिर to be labeled at a later date या फिर बाद में लेबल करना है, so the greatest possible care should be exercised in maintaining its exact identity and ensuring correct durability indication when the product is labeled. अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि लेबल्ड नहीं है या बाद में होना है, तो उसके लिए प्रॉपर केयर इस तरीके से रखनी चाहिए कि कोई ना कोई आइडेंटिटी वहाँ पे मार्क हो जिससे कि आप उस प्रोडक्ट को पहचान सकें। अब आता है स्टोरेज ऑफ केमिकल्स, लुब्रिकेंट्स एंड ऑयल्स। The stock controller or designate should be responsible for the taking into stock of all chemicals. जो स्टॉक कंट्रोलर होता है या उसकी जगह पे जो पर्सन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि सारे केमिकल्स को स्टॉक कैसे रखना है। He or she should also be responsible for ensuring that these items are as per the delivery instructions. इंश्योर करना रहता है कि ये जो आइटम्स हैं जो स्टोर करके रखे गए हैं, जैसे डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसी तरीके से इनको होना चाहिए, एंड आर हेल्ड इन स्टोरेज in their original packing until required by particular personnel for cleaning or maintenance activity. उनको प्रॉपर उनकी ओरिजिनल क्लीनिंग में तब तक रखा जाना चाहिए जब तक कि वहाँ पे कोई क्लीनिंग या मेंटेनेंस की एक्टिविटी नहीं हो रही है। ऑल मटेरियल्स शुड बी स्टोर्ड ऑफ द फ्लोर। फ्लोर पे किसी चीज़ को स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। फ्लोर पे अगर आप रखेंगे तो कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। कोई सेल्फ वगैरह बना के उसमें आप प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं। इफ़ नॉट ऑन शेल्विंग देन ऑन पैलेट्स। अगर शेल्व्स नहीं है वहाँ पे तो पैलेट्स में स्टोर कर सकते हैं। शेल्विंग शुड नॉट बी मेड फ्रॉम नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल एंड पाउडर्स शुड बी स्टोर्ड ऑन शेल्व्स अबव लिक्विड्स। अगर पाउडर्स को स्टोर किया जा रहा है तो पाउडर्स को लिक्विड के ऊपर स्टोर किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कैसी भी कंडीशन में लीकेज होता है तो लीकेज अगर लिक्विड से हुआ तो वो पाउडर को डिस्ट्रैक्ट कर देगा। इसीलिए पाउडर्स को ऊपर करना चाहिए और लिक्विड्स को नीचे की साइड में स्टोर करके रखना चाहिए। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग मस्ट बी पर्सनल टू द इंडिविजुअल। जो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग है ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसको हर एक पहन ले। उसको जो पर्सनल है, जिसको दिया गया है वही उसको यूज़ करे, एंड सुटेबल फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस इन साउंड कंडीशंस एंड द करेक्ट फिट टू द वियरर। इस तरीके से होनी चाहिए कि जो
जिस पर्पज़ के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है उसको वो फुलफिल करे, और जो उसको पहन रहा है, जो वियरर है, उसके लिए वो फिट भी होने। PPE should be cleaned, maintained, stored and disposed of according to manufacturer's recommendation। जो PPE होती हैं उनको क्लीन करके पहनना चाहिए, प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, उनका स्टोरेज और डिस्पोजल भी उसी तरीके से होना चाहिए जैसा कि मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया है। एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, एम्प्टी कंटेनर्स मस्ट बी स्टोर्ड एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स। जो एम्प्टी कंटेनर हैं उनकी भी जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग स्टोर किया जाना चाहिए। एंड मस्ट बी सुटेबली डिस्पोज्ड ऑफ, उनका डिस्पोजल भी प्रॉपर होना चाहिए। अब आता है प्रोडक्ट इंटीग्रिटी एंड इलिसिट बिहेवियर। The possibility of sabotage, vandalism, terrorism and other types of illicit behavior means that materials, waste and product storage area may prove vulnerable points for food crime। जो बहुत से illicit behaviors होते हैं वो किसी मटेरियल के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट के लिए या फिर जो स्टोरेज एरिया है इनको वल्नरेबल पॉइंट्स बना सकते हैं और यहाँ पे इजिली अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ये हो जाते हैं पॉइंट्स फॉर फूड क्राइम। एक्सेस टू मटेरियल एंड प्रोडक्ट स्टोरेज एरिया शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। जो एक्सेस है कि वहाँ प्रोडक्ट एरिया जो है वहाँ पे कौन कौन जा सकता है या रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और जो वहाँ के लिए अपॉइंट किए गए हैं लोग जिनके पास अथॉरिटी है सिर्फ वही लोग उस एरिया तक पहुँचना चाहिए। टू पर्सनल वर्किंग इन दोज एरिया एंड अदर ऑथराइज्ड पर्सन्स, जो लोग उस एरिया में काम कर रहे हैं, जिनका काम है स्टोरेज को देखना पालना, उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति होनी चाहिए। बाकी सारे लोगों के लिए उस एरिया को, जो स्टोरेज एरिया है, उसको रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। Consideration should be given to site security and entry controls into designated storage area। कंसिडरेशन दिए जाने चाहिए जो कि साइट सिक्योरिटी है और जो एंट्री कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको designated separate lockers may need to be provided for both internal and external work gear as well as personal belongings that must not be taken into production and storage areas। प्रॉपर सेपरेट लॉकर प्रोवाइड किए जाने चाहिए जो वर्क कर रहे हैं, ताकि अगर उनकी कोई पर्सनल चीज़ें होती हैं तो वो स्टोरेज एरिया तक ना पहुँचे, उनको वहीं पे लॉकर्स में स्टोर कर दिया जाए, ताकि जो प्रोडक्शन एरिया है, जो स्टोरेज एरिया है, वहाँ पे कंटेमिनेशन के रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके या फिर प्रिवेंट किया जा सके। अब आता है क्राइसिस मैनेजमेंट, कंप्लेंट्स एंड प्रोडक्ट रिकॉल। ये हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट और कंप्लेंट एंड प्रोडक्ट रिकॉल का प्रिंसिपल क्या है। द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ फूड सेफ्टी, इंटीग्रिटी और क्वालिटी कंप्लेंट मे ओनली बी appreciated by certain responsible persons। जो फूड सेफ्टी है, इंटीग्रिटी है या फिर जो क्वालिटी कंट्रोलिंग है, वो कुछ रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन्स होते हैं उनके द्वारा ही उस पर वर्क किया जा सकता है। एंड देन पॉसिबली ओनली विद द नॉलेज ऑफ अदर रिलेटेड कंप्लेंट्स, या फिर सेम कंप्लेंट्स अगर किसी रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए आ रही हैं तो उनके नॉलेज से भी इस पे वर्क किया जा सकता है। A procedure must therefore be provided for the appropriate channeling of all complaint reports and the analysis of complaint data। जो complaints आ रही, जो complaint data है, उसकी analysis के लिए proper channeling होनी चाहिए and proper procedure होना चाहिए। अब ये कंप्लेंट्स क्या हैं?
The system for dealing with complaints should follow documented procedures. डॉक्यूमेंटेशन में हम पढ़ चुके हैं कि किन किन चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन होता है और किस तरीके से होता है। तो जो भी कंप्लेंट्स होती हैं उनके लिए भी, उनको डील करने के लिए भी डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर ही फॉलो किए जाते हैं that indicate the responsible person and their deputy through whom the complaint must be channeled. जो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स होते हैं उनमें वो पर्सन का नेम होता है जो कि उन कंप्लेंट्स को हैंडल करेगा, या जो डिप्यूटी होते हैं जो उस कंप्लेंट को हैंडल करेंगे, तो उनके तक इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड किया जाता है। If the responsible person is not the quality control manager, the latter should be fully informed and closely consulted. अगर कंप्लेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की नहीं है तो जो लेटर है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और प्रॉपर उसका कंसल्टेशन होना चाहिए। करेक्टिव एक्शन शुड इंक्लूड रिस्पॉन्डिंग टू दी कंप्लेंट। जो करेक्टिव एक्शन होता है उसमें इंक्लूड होता है कि कंप्लेंट को रिस्पॉन्ड करना, and if required responding to any enforcement authority involved, और अगर ज़रूरत हो तो किसी enforcement authority को भी involve किया जा सकता है for the response purpose. Complaint reports should be regularly analyzed. जो complaint reports हैं इनका regular analysis होना चाहिए, summarized and reviewed for any trends or indications of a need of a product recall or of any specific problem requiring attention. जो कंप्लेंट्स हैं इनकी प्रॉपर एनालिसिस के साथ साथ में ये भी देखना चाहिए कि इनके पास इनके लिए कोई ट्रेंड तो नहीं चल रहा है या फिर कोई ऐसा इंडिकेशन तो नहीं है कि किसी प्रोडक्ट के रिकॉल की ज़रूरत है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कि प्रॉपर अटेंशन दिया जाना चाहिए। It is strongly recommended that appropriate summarizes that include comparative data are developed and they are regularly distributed to directors and senior management and subject to formal management review. ये रिकमेंड किया जाता है कि जो समरीज होती हैं अप्रोप्रिएट समरी होनी चाहिए इन जो कंप्लेंट्स हैं, और जो कंपैरेटिव डेटा है उसको डेवलप किया जाना चाहिए और जो डायरेक्टर्स हैं, सीनियर मैनेजमेंट टीम है, उनको इन सारी चीज़ों से अवगत कराना चाहिए। Fluctuations in production level, purchasing level could if not taken into consideration. जो प्रोडक्शन लेवल है या जो परचेसिंग लेवल में है उसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है अगर जो कंप्लेंट है उनको कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि अगर कंप्लेंट्स कंटिन्यूसली आ रही हैं और कोई भी जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उस पर ध्यान नहीं दे रही है तो जो कंज्यूमर्स हैं उनका प्रोडक्ट में बिलीव ख़त्म होता है और फिर वो मूव ऑन कर जाते हैं किसी और प्रोडक्ट के लिए। इसलिए ज़रूरी होता है कि कंप्लेंट्स को सीरियसली लेके उन पे अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है जिस पे कि एनालिसिस की जाए और उसको प्रॉपर अटेंशन दिया जाए, उसमें कोई करेक्टिव एक्शंस ज़रूरी हैं तो उसको लिया जाए, तो फ्लक्चुएशन को रोका जा सकता है। जो प्रोडक्शन लेवल है या जो परचेसिंग लेवल है उसको रोका जा सकता है। Measurable indicators such as complaints per million units sold, एक मीजरेबल इंडिकेशन होना चाहिए कि जैसे कि कितना आइटम सोल्ड किया गया है और उस आइटम पे कितनी कंप्लेंट आ रही हैं। अगर लेवल बहुत ज़्यादा है तो साफ मतलब है कि एक एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा परसेंटेज कंप्लायंस विद एग्रीड सर्विस लेवल और रेटिंग ऑफ टाइप ऑफ कंप्लेंट शुड बी डेवलप्ड एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसेस। परसेंटेज किस हिसाब से आ रही है, जो एग्रीड सर्विसेज है, रेटिंग कैसी है,
इन सारी चीज़ों का एक मैनेजमेंट होना चाहिए और प्रॉपर मैनेजमेंट जो हो रहा है उसके रिव्यू के लिए भी एक सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए जो कि एक रेगुलर इंटरवल पर इन सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करता रहे और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स हैं, उनको इन्फॉर्म करती रहे ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी में, प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन लेवल है उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन ना हो, कंज्यूमर्स जो हैं उनको कोई भी कंप्लेंट ना करनी पड़े। अब आता है प्रोडक्ट विड्रॉल एंड रिकॉल। The type of occurrence that constitute a product incident should be determined. किस टाइप की प्रोडक्ट में अकरेंस हो रही है इसको डिटरमाइन किया जाना चाहिए। एज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंसिडेंट दैट कुड अकर, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं प्रोडक्ट के साथ में जो हो सकती हैं। It is not possible in this publication to give a definitive list or be specific on the actions to be taken in each instance. अब इतना नहीं है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें सारी ही चीज़ें पढ़ाई जाएं, क्योंकि एक दो इंसिडेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं प्रोडक्ट्स के साथ में, और फिर वो एक अलग ही टॉपिक बन जाता है जिसको कि पढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय चाहिए होगा और वो शायद इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि एक्शन कोई भी हो सकता है, सडन भी हो सकता है, जो पहले से सोच के रखा गया वो भी हो सकता है, जो सोचा नहीं गया है वो भी हो सकता है। A responsible person with appropriate named deputies should be nominated by senior management to initiate and coordinate all withdrawal and recall activities. एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जिसका कि काम होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशंस को बैठ के चेक करे। एक टीम ऐसी होती है जो कि सिर्फ उनका काम होता है कि वो सीनियर मैनेजमेंट टीम में आते हैं और अगर कोई भी कंप्लेन आती है प्रोडक्ट से रिलेटेड तो कैसे उसके साथ में कोऑर्डिनेट करना है, प्रोडक्ट को विड्रॉ करना है या रिकॉल करना है, इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा टू लाइज विद रिटेलर्स एंड टू बी द पॉइंट ऑफ एनी contact on withdrawal and recall matters with the regulatory authorities as applicable to the incident. इसके साथ ही ये जो टीम होती है इनका ये भी रहता है कि जो रिटेलर्स हैं उनसे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो और कैसे विड्रॉल करना है, किस तरीके से रिकॉल करना है, और उसकी जो रेगुलर अथॉरिटीज़ होती हैं उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के साथ में अगर विड्रॉ है या रिकॉलिंग है वो की जाती है। There should be written withdrawal and product recall procedures. ये written procedures होने चाहिए withdrawal और recall के लिए कि किस तरीके से किस कंडीशन में प्रोडक्ट को विड्रॉ करना है और किस कंडीशन में प्रोडक्ट को रिकॉल करना है। And they should be capable of being put into operation at short notice at any time inside or outside working hours. The procedures should be shown to be practicable. ऐसे procedures होने चाहिए जिनको कि प्रैक्टिस में लाया जा सके and operable within a reasonable time by carrying out suitable testing of the procedures. और ऐसा भी होना चाहिए कि इनकी टेस्टिंग करके भी देखना चाहिए, रीजनेबल टाइम जो है बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, प्रॉपर टेस्टिंग को चेक करना चाहिए ताकि जो आगे है कभी अगर आती है कंडीशन विड्रॉ या रिकॉल की तो उनको इजीली अप्लाई किया जा सके। अब आता है इमरजेंसी प्रोसीजर्स। कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिनको कि इमरजेंसी कंडीशन में अप्लाई किया जाता है, तो वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं? Regrettably, the possibility of threats arising from the actions of second or third parties must be faced. कोई ऐसा एक्शन होता है जो कि सेकेंड पार्टी या कोई थर्ड पार्टी है उसकी वजह से कोई थ्रेट आता है, फॉर एग्जाम्पल deliberate contamination
और पॉइजनिंग ऑफ प्रोडक्ट और ingredient by terrorist extremities और otherwise misguided person। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई थर्ड पार्टी है, उसने जो आपने प्रोडक्ट तो अच्छा खासा बना के भेजा लेकिन उन्होंने उसमें कंटेमिनेशन कर दिया या पॉइजनिंग कर दी या फिर कोई इंग्रेडिएंट्स अलग तरीके से मिला दिए, और ये कोई भी कर सकता है, टेररिस्ट कर सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और कुछ मिसगाइडेड पर्सन्स होते हैं जो कि ये सारे काम को कर रहे हैं। तो ऐसे केस में किस तरीके का एक्शन लेना है इमरजेंसी केसेस में, ये सारी चीज़ों का भी एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए जिसका कि वर्क होता है कि वो यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्क करे। The first intimation of a problem in this area could come from a whole variety of sources. For example, a consumer complaint, the retailer, the media, the police, the informants authorities, employees और by telephone। जो first information है वो कोई भी provide कर सकता है, कोई कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है, कोई रिटेलर बता सकता है, मीडिया के थ्रू पता चल सकता है, पुलिस के थ्रू पता चल सकता है, किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा पता चल सकता है, या टेलीफोन, ईमेल, टेक्सटिंग, पोस्ट और पर्सनल कांटेक्ट विद एनी कंपनी लोकेशन और एनी एम्प्लॉय एट एनी टाइम। किसी भी तरीके से कंपनी के पास में पहुंच सकता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं और इन पे एक्शन लेना चाहिए। Faced with an emergency situation, the withdrawal और recall procedure described above will apply। जो प्रोसीजर अभी हमने पढ़े हैं किस तरीके से विड्रॉल या रिकॉल होता है, तो इमरजेंसी की सिचुएशन में विड्रॉल या रिकॉल को अप्लाई किया जाता है। While the expertise of those involved in quality control and other relevant functions should be put at the disposal of the crisis management team responsible for handling the emergency। एक एक्सपर्ट टीम होती है या ऐसे लोग जो कि क्वालिटी कंट्रोल में इन्वॉल्व होते हैं या फिर अदर रेलिवेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको ये क्रिसिस मैनेजमेंट के टाइम पे या डिस्पोजल ऑफ क्रिसिस मैनेजमेंट टीम में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो इमरजेंसी की सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकें, क्योंकि वो ट्रेंड पर्सनल होते हैं, उनका वर्क ही ये होता है कि किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन को हैंडल करना। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारी वेबसाइट ITLS Academy को, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक करके लिंक पे जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। So thank you for watching. Like this video, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel ITLS Academy. If you want any help or you have any query, then you can call us on our helpline number 7080833450। So thank you very much guys for watching this session। ये जो पूरा कोर्स है इसके सारे ही वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं। उम्मीद है आप सारे देख रहे होंगे और सारे देखे भी, क्योंकि चीज़ें एकदम एक कह सकते हैं कि प्रोसीजर में चल रही हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो अगर आप सारे वीडियोस को एक फ्लो में देखते हैं तो एक कनेक्टिविटी बनी रहती है ताकि टॉपिक को आपको भी समझ में आए और हमें भी इंटरेस्ट आता है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू अगेन।